हेलो एवरीवन, वेलकम एक बार फिर से। जो हमारी हिंदी अनिवार्य की क्लास है 2000 प्रश्नों की जो सीरीज है, इसमें आप सभी का स्वागत है। आज का अपना पार्ट है पार्ट नंबर 6। और इसमें अपन करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने है कि अलंकार की विशेषता बताइए। तो अलंकार की विशेषता आपको बतानी है, किसे कहते हैं अलंकार। पहला है कि अलंकार काव्य की आत्मा है। दूसरा है कि अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। तीसरा ऑप्शन है अलंकार काव्य का अंतरंग तत्व है। और ऑप्शन द है कि अलंकार के बिना काव्य असंभव है। तो भाई देखो बच्चों, ऐसी बात है कि इसका राइट आंसर है कि अलंकार जो है ये काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। अलंकार का शाब्दिक अर्थ ही होता है आभूषण। तो अलंकार को ऑप्शन ब इसका राइट रहेगा। और जहाँ तक काव्य की आत्मा की बात है, तो रस को काव्य की आत्मा माना जाता है। नेक्स्ट है दूसरा प्रश्न, कालिंदी कूल कदम्ब की डारन पंक्ति में अलंकार कौन सा है। आप बताइए इसमें कौन सा अलंकार है। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करिए, मैं तब तक ये प्रश्न को पढ़ लेता हूँ। ऑप्शन 1 है अनुप्रास अलंकार। ऑप्शन 2 है यमक अलंकार। ऑप्शन 3 है श्लेष अलंकार। और चौथा है उपमा अलंकार। तो देखो बच्चों कि यहाँ पे क वर्ण की आवृत्ति हो रही है, तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है ना। जहाँ पे वर्ण की आवृत्ति होती है तो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। और अनुप्रास अलंकार के 5 भेद हैं: छेकानुप्रास, वृत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास, लाटानुप्रास और श्रुत्यानुप्रास। इसके बाद में नेक्स्ट है यमक अलंकार। तो यमक में क्या होता है कि शब्द की आवृत्ति होती है, यहाँ पे वर्ण की आवृत्ति होती है। अनुप्रास अलंकार में वर्ण की आवृत्ति होती है, जबकि यमक अलंकार में शब्द की आवृत्ति होती है और उसका अर्थ भिन्न भिन्न होता है। नेक्स्ट होता है तीसरा, अगला है श्लेष अलंकार। तो श्लेष अलंकार में क्या होता है कि शब्द की आवृत्ति तो नहीं होती, लेकिन फिर भी अर्थ भिन्न भिन्न होता है। तो इस तरीके से अलग 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 अर्थ होते हैं। उपमा में किसी की उपमा दी जाती है, उपमेय को उपमान की दी जाती है, वहाँ के समान बताया जाता है। तीसरा प्रश्न है रोमर का पारिभाषिक अर्थ बताइए। तो रोमर का मतलब बच्चों क्या होता है, अफवाह या हलचल या रोमांच या शानदार। तो इस प्रश्न का सही जवाब है अफवाह। रोमर का मतलब होता है अफवाह। ये है अपना एक पारिभाषिक शब्द। नेक्स्ट प्रश्न है अपना चौथा कि कविता के बहाने कविता का उद्देश्य बताइएगा। जिस तरीके से आपके 12 प्रश्न आएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के, जो ऑब्जेक्टिव टाइप के 12 प्रश्न आएंगे, जिसमें से अलग अलग टॉपिक वाइज आएंगे। व्याकरण में से 2 प्रश्न आएंगे, अपना जो आपका गद्य भाग है उसमें से 3 प्रश्न आएंगे, और इसी तरीके से पद्य भाग में से 3 प्रश्न आएंगे। तो ये जिस तरीके से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे उसी हिसाब से हमने ये कम्प्लीटली 12 प्रश्न तैयार किए हैं। तो ये काव्यांश वाले भाग में से है कि कविता के बहाने जो कविता है उसमें कविता का उद्देश्य कवि ने क्या बताया है। यांत्रिकता के दबाव में कविता का अस्तित्व रहेगा, या फिर कविता केवल दिखावा मात्र है, या वर्तमान में कविता के वजूद के प्रति आशंका की अभिव्यक्ति की गई है, या फिर कविता कोरी कल्पना है। तो सही जवाब है ऑप्शन स। ऑप्शन स है कि वर्तमान में कविता के वजूद के प्रति कवि ने आशंका व्यक्त की है। अगला क्वेश्चन है हमारा 5वां, कैमरे में बंद अपाहिज रघुवीर सहाय साहब की रचना है। कविता के कवि कौन है। तो बच्चों इस राइट आंसर रहेगा रघुवीर सहाय। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा है 5वां के बाद 6ठा प्रश्न, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ का तात्पर्य बताना है। देखो कवि क्या कहता है। आंसर ऑप्शन 1 है उग्रता में विषाद, या आलस्य में शांति, या प्रेम के पागलपन में विषाद, या दुखों में विषाद। तो सही जवाब है ऑप्शन स, प्रेम के पागलपन में विषाद। कवि क्या कहता है कि मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ और उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। तो एक तरफ तो कवि यौवन का, युवावस्था का उन्माद है, कवि में उमंग है, जोश है, और उसी जोश में कवि उसी जोश में पागलपन का विषाद लिए हुए फिरता है। तो राइट आंसर ऑप्शन स। नेक्स्ट 7वां प्रश्न कि भक्तिन में कौन सा भाव प्रबल था। महादेवी वर्मा की रचना भक्तिन में कौन सा भाव ज़्यादा प्रबल था। वीरता का भाव, स्वाभिमान का भाव, घृणा का भाव, या फिर ईर्ष्या का भाव। तो देखो भाई उसमें वीरता का भाव तो नहीं था,
स्वाभिमान का भाव उसमें जरूर था। घृणा नहीं, हमें कहीं पर भी पाठ में ऐसा नहीं देखने को मिला कि उसमें घृणा थी या वो किसी से ईर्ष्या रखती थी। वो मेहनती जरूर थी, बहुत ज़्यादा मेहनती थी। अपने मेहनत के बल पर ही उसने जो है अपना उसका जो खेत खलिहान और गाय भैंस है उसकी सब कुछ जो है वो सब कुछ बढ़िया था। लेकिन विधि का विधान था कि ये सब कुछ होने के बावजूद भी परिस्थितियां उसके लिए बदलती गई। पति की मृत्यु हुई और उसके बेटी की उसके दामाद की मृत्यु हो गई। उसके बाद आपको याद होगा कि एक दिन जब लगा न चुकाने के कारण जब उस जमींदार ने उसे धूप में खड़ा रखा पूरे दिन, तो दूसरे ही दिन वो अपना सामान लेकर के और रोजगार की तलाश में शहर को चली आई थी और वहीं से फिर वो महादेवी की सेवा में चली जाती है। तो सही जवाब है ऑप्शन ब। अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट 8वां प्रश्न कि जैनेन्द्र कैसे लेखक हैं। बाजार दर्शन के लेखक जैनेन्द्र कुमार के बारे में प्रश्न है। कथाकार हैं, व्यंग्यकार हैं, साहित्यकार हैं या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो जैनेन्द्र कुमार भाई एक बहुत ही बड़े कथाकार हैं। इन्होंने बाजार दर्शन और न जाने कितनी ही रचनाएं जो है वो लिखी कथाएं लिखी हैं। अगला क्वेश्चन है 9वां प्रश्न है काले मेघा पानी दे पाठ के लेखक का नाम बताइए। धर्मवीर भारती, जैनेन्द्र कुमार, हरिवंश राय बच्चन या फिर मुंशी प्रेमचंद। तो राइट आंसर रहेगा धर्मवीर भारती। काले मेघा पानी दे पाठ के लेखक है धर्मवीर भारती। जैनेन्द्र कुमार का बाजार दर्शन है। हरिवंश राय बच्चन की हमारे पाठ में रचना है बच्चों आत्मपरिचय और दिन जल्दी जल्दी ढलता है। और मुंशी प्रेमचंद की कई सारी रचनाएं, उपन्यास, नाटक, कहानियां हैं इनकी। अगला क्वेश्चन है 10वां। शिक्षकों के द्वारा लेखक आनंद यादव को क्या कहकर के पुकारा जाता था। जकाते, आनंदा, आनंद या आनंदीलाल। तो बच्चों जो शिक्षक थे विद्यालय के वो आनंद को आनंदा कहकर के पुकारते थे। ऑप्शन इसका सही जवाब रहेगा ब। बच्चों नेक्स्ट प्रश्न है 11वां। मोहनजोदड़ो की बसावट को आज के वास्तुकार किस प्लान की कहते हैं। यह ना किस प्लान, कौन से प्लान की बताते हैं, मतलब किस प्रकार का प्लान बताते हैं। तो आज के जो वास्तुकार हैं ये मोहनजोदड़ो को बताइए आड़ा सीधा नियोजन बताते हैं, ग्रिड प्लान बताते हैं, सीधा प्लान बताते हैं या फिर तिरछा प्लान बताते हैं। तो आपने देखा होगा, आप इतिहास में भी पढ़ते हैं, हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, हिंदी में अपना जो पार्ट है उसमें भी ये कहा गया है कि वहाँ के जो मकान बने हुए हैं, जो गलियाँ, जो सड़कें हैं वो एक दूसरे को ऐसे समकोण पर काटती हैं। तो इसीलिए इसे ग्रिड पद्धति कहा गया है ना। ऐसे एकदम समकोण पे एक दूसरे को काटते हुए वहाँ पे मकान बने हुए, गलियाँ कटी हुई है, सड़कें बनी हुई है, तो ये ग्रिड पद्धति है, ग्रिड बन जाता है पूरा का पूरा ऐसे। तो इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा, ग्रिड पद्धति कहते हैं। ये जो 2000 प्रश्न अपन बच्चों कर रहे हैं, ये कंप्लीट 2000 प्रश्न आपको हमारे ऐप में मिलेंगे। अपना ऐप है एजुकेशन राइज, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे कोर्सेज हैं, कंप्लीट कोर्सेज सब्जेक्ट वाइज अवेलेबल हैं, मॉडल पेपर्स अवेलेबल हैं, टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं और नोट्स भी अवेलेबल हैं। अलग अलग कोर्सेज हैं, 11 रुपये में नोट्स मिलते हैं आपको। कंप्लीट ये जो अपनी जो टेस्ट सीरीज है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज 21 रुपये में आपको मिलती है। तो ये सारी चीज़ें आपको ऐप में मिलेगी, डाउनलोड करिएगा। इसके अलावा अगर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, और एक नंबर नोट कर लीजिए, उस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप मैसेज भेजेंगे तो आपको हमारे सारे लिंक्स जो हैं वो मिल जाएंगे। तो नंबर है 9079622989। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, 9079622989। तो ये अपना नंबर है, इस नंबर पे आप मैसेज करेंगे तो ऐप का लिंक मिल जाएगा, वेबसाइट का लिंक मिलेगा, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, कोर्सेज और प्लेलिस्ट, इन सभी के लिंक आपको मिल जाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 12वां। जनसंचार का सबसे लोकप्रिय और प्रभावशाली माध्यम कौन सा है। जो नीचे दिए हुए ना इनमें से बताना है। तो इसमें देखो समाचार पत्र है, रेडियो है, टेलीविजन है और सिनेमा है। तो अगर हम बात करें ये जो दिए हुए इनमें से अपन को बताना है, तो समाचार पत्र और रेडियो दोनों से ज़्यादा प्रभावशाली तो होता है टेलीविज़न। टेलीविज़न क्यों प्रभावशाली होता है, क्योंकि उसमें हमें दृश्य भी दिखते हैं और साथ ही साथ वहाँ पे ध्वनि आवाज़ भी आती है। लेकिन इससे भी ज़्यादा प्रभावशाली होता है सिनेमा। तो ये सिनेमा इसका सही जवाब रहेगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है 13वां कि सबसे नया लेकिन तेजी से लोकप्रिय हो रहा जनसंचार का माध्यम कौन सा है।
ऑप्शन 1 है रेडियो, ऑप्शन 2 है टेलीविज़न, ऑप्शन 3 है समाचार पत्र और ऑप्शन 4 है इंटरनेट। तो देखो इंटरनेट जो है ना सबसे नया भी है, यहाँ पे क्या है सबसे नया, तो सबसे नया भी है और सबसे पुराना है समाचार पत्र। तो एक तो सबसे नया हो गया और तेजी से लोकप्रिय हो रहा है, तेजी से लोकप्रिय हो रहा है इंटरनेट। इंटरनेट का भाई जमाना है और हर चीज़ आज इंटरनेट पे अवेलेबल है, तो ये लोकप्रिय है सबसे और साथ ही साथ नया है। और अगर प्रश्न बनता है कि जन संचार का सबसे पुराना माध्यम कौन सा है, तो वो है समाचार पत्र, जिसे प्रिंट मीडिया अपन कहते हैं। तो ये थे आज के हमारे प्रश्न, हमने किए हैं आज के इस क्लास में 13 प्रश्न। ये सीरीज कंटिन्यू चलेगी एग्जाम तक। एवरी डे आपको 15 से 20 क्वेश्चन हम आपको करवाते हैं और ये टोटल 2000 की सीरीज है। इसी तरीके से हमारी 2000 प्रश्नों की सीरीज हिंदी साहित्य की भी है, जिसकी जो क्लास है वो आपको मॉर्निंग में सुबह मिलती है। ठीक है, तो सुबह की जो क्लास है, इसके अलावा जो अपना अभी फिलहाल अपन कैप्सूल सीरीज भी चला रहे हैं हिंदी साहित्य और इंग्लिश कंपलसरी की। इंग्लिश कंपलसरी की क्लास शाम को 7:30 बजे मिलती है। इसके अलावा अपनी 2 लाइव क्लासेस रहती हैं, एक 7 बजे शाम को और एक 8:30 बजे शाम को। तो ये लाइव क्लास भी ज्वाइन करनी अगर आप करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ अपना व्हाट्सएप जो ग्रुप बना हुआ है उसको ज्वाइन कर लीजिए, तो क्लास शुरू होने से पहले आपको नोटिफिकेशन वहाँ पे मिल जाएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, नेक्स्ट डे से कंटिन्यू हम करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।